अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉट के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। ओवर द वीकेंड आपको याद होगा कि अमरीकी मालियाती निज़ाम पर सवाल खड़ा हो गया, वहां का बैंकिंग सिस्टम बुरी तरीके से शेकिन हो गया। सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर बैंक ये दिवालिया हुए और उसके बाद एक तवातुर के साथ हमने देखा कि जिस तरीके से वहां बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम्स आई, फिर ये बहरान जो है वो आगे बढ़ता हुआ इसने जो है स्विस बैंक को भी अपनी लपेट में ले लिया। वहां पर एक अलग बहरान और उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्विस बैंक का मर्जर जो है वो यूबीएस के साथ या उसका टेक ओवर यूबीएस ने किया। अब स्विस बैंक के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर एक और हम देख रहे हैं कि बहरान है कि वहाँ पर तकरीबन जो नेशनल बैंक है यूएई का, सऊदी नेशनल बैंक, उसको $1 अरब का नुकसान हो चुका है। ये सूरत हाल किस तरीके से बिगड़ रही है, क्या मेन वजूहात हैं स्विस बैंक की, स्पेशली अगर मैं बात करूं उसके पीछे क्रेडिट स्विस के पीछे क्या मामलात हैं। शान सईद मलेशिया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और इन तमाम उमूर की ज़्यादा गहरी नज़र रखे हुए हैं। जी शान, सबसे पहले तो बताइएगा ये क्रेडिट स्विस के साथ क्या हुआ है। इमरान, क्रेडिट स्विस के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम था, इनकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ख़राब थी और इनके कंप्लायंस इशू 2000 से चल रहे हैं। 2000 से ऑनवर्ड्स क्रेडिट स्विस ने $11 बिलियन जो हैं रेगुलेटर्स को दिए हैं इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज। यानी कि 2011 से अब तक $11 अरब सिर्फ जुर्माने की मद में भरे इन्हें रेगुलेटर को। जी हाँ, $11 बिलियन क्रेडिट स्विस ने 2000 ऑनवर्ड्स खाली रेगुलेटर्स को जुर्माने, पेनल्टीज दी हैं क्योंकि इनका रिस्क मैनेजमेंट बड़ा पुअर था, कंप्लायंस के और मनी लॉन्ड्रिंग के इशू थे। लेकिन जो असल में इस क्रेडिट स्विस का बहरान शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 2020 में, जब एक मेटल ट्रेडर लिबर्टी कमोडिटीज के नाम से संजीव गुप्ता, उसने क्रेडिट स्विस को फेक इनवॉइसेस दी और वहां पर क्रेडिट स्विस ने उसको बड़ा लाइटली लिया। वहां पर क्रेडिट स्विस ने अपनी बुक्स में लंदन में $10 बिलियन का नुकसान उठाया। दूसरा जो नुकसान था जो क्रेडिट स्विस को हुआ वो मार्च 2021 में हुआ, जब अमेरिकी की एक फर्म आर्गियस कैपिटल, उसने $2 बिलियन की पेमेंट जो है वो नहीं कर सका। वहां पर भी क्रेडिट स्विस ने जो है वो अपनी बुक्स में उसको राइट ऑफ किया। तो टोटल ये जो बहरान है ये अभी नहीं हुआ, ये 2020 ऑनवर्ड्स जो है चल रहा है कि क्रेडिट स्विस की जो रिस्क मैनेजमेंट है, उनकी हायरिंग पॉलिसीज हैं वो इतनी ख़राब है कि जिसकी वजह से आज बैंक जो है वो जो तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले $575 बिलियन का जो है जो उसकी मार्केट कैप थी वो $2 बिलियन में यूबीएस ने लिया है। और अगर आप देखें ये वही रिपीट है, जब मैं शिकागो में था, मेरिल लिंच जिसकी जुलाई में मार्केट कैप $300 बिलियन थी, बैंक ऑफ अमेरिका ने दिसंबर 2008 में मेरिल लिंच को $27 बिलियन में खरीदा था। तो मेरा ख्याल है इन वेस्टर्न बैंक्स की जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो हायरिंग पॉलिसीज हैं, वो इतनी नाक़िस हैं कि वो अब सामने आ रही हैं। और ये क्राइसिस जो है क्रेडिट स्विस का, मेरा नहीं ख्याल रुकेगा। अगले 3 महीने में आप और बैंक देखेंगे। ऑलरेडी 186 बैंकों ने FDIC को, जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है अमेरिका में, उन्होंने उनको कहा है कि हमें 2 साल का इंश्योरेंस कवर चाहिए। अगर हमें इंश्योरेंस कवर नहीं मिला तो 186 बैंक जो अमेरिका में वो भी दिवालिया हो जाएंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से कोई 95% बैंक्स जो इनके पास ये FDIC कवरेज नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। बिल्कुल, इनके पास कवरेज नहीं है, इसलिए 186 जो बैंक्स हैं जिनमें ज़्यादातर कम्युनिटी बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स हैं, वो जो हैं बड़ा इस वक्त मुश्किल में हैं। और अगर फेड इंटरवीन नहीं करेगा तो मेरा ख्याल है ये जो क्राइसिस है ये और बढ़ता जाएगा। नहीं तो रेगुलेटर कहाँ है इतना रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर और जिसका फाइनेंशियल सिस्टम की पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है, उस सिस्टम के अंदर इतनी पुअर कंप्लायंस, वहाँ का रेगुलेटर कहाँ है, वहाँ की रेटिंग एजेंसीज जो है वो इस चीज़ को कभी उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। इमरान, इसका ताल्लुक जो है वो है आपकी जब हायरिंग पॉलिसीज जो हैं, HR की पॉलिसीज वो सही ना हो और आपने जो है गलत हायरिंग की हो और वो लोगों को पता ही ना हो। जैसे 2008 में मैं शिकागो में था,
तो उस जमाने लीमन ब्रदर्स और बेयर स्टर्न्स का कोलैप्स मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। जी और वहां पे भी यही था कि बहुत सारे बैंकर्स को पता ही नहीं था कि जी एमपीओस क्या होते हैं, मैनेज sir, that crash is मॉर्गेज बैक्ड related to one सिक्योरिटीज product या that सीडीओ। was and that was subprime mortgage. जो लेमन ब्रदर्स और जी ईस्टर्न वगैरह को हमने देखा वो उस पर्टिकुलर क्राइसिस की वजह से उस प्रोडक्ट के हवाले से था। तो क्या अभी भी वहां पे कंप्लायंस किसी प्रोडक्ट के हवाले से, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इनको जो है वो यकसर भुला दिया जाता है, देखा नहीं जाता, उसके ऊपर कंप्लायंस इतनी ज्यादा सख्त नहीं है? यहाँ पर तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीजों को लेकर हमारे बैंकों के ऊपर तो बड़ा जनाब अरबों डॉलर जो है फाइन भी हमने भरा है। जी इमरान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहां के बैंकों का आपने सुना होगा एक चीज जो फेड करती है, स्ट्रेस टेस्ट। और पिछले 2 सालों से फेड ने स्ट्रेस टेस्ट किया था और कहा था बैंक जो है बिल्कुल हेल्दी है, कुछ नहीं होगा। 2023 में वो बैंकों का जनाजा निकल गया और बैंकों को समझ नहीं आ रहा है कि वो जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ था वो क्या रियली वो जेन्युइन था या वो खाली आई वॉश था कि जी लोगों को बताने के लिए कि स्ट्रेस टेस्ट हमने कर लिया बैंकों का और बैंक बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है ये जो सारी कंप्लायंस इशू हैं ये खाली एशियन बैंक्स के लिए होती हैं। अपने बैंक में बहुत सारी चीजें जो है ओवरलुक कर जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जैसे क्रेडिट स्विस का है, 2020 में संजीव गुप्ता ने क्रेडिट स्विस को फेक इनवॉइसेस दी और क्रेडिट स्विस को वार्निंग भी आई 3 जून 2021 की। अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स उठा के देखें, क्रेडिट स्विस को वार्निंग आई थी कि ये जो संजीव गुप्ता आपको इनवॉइसेस दे रहा है ये फेक है। उन्होंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं और बैंकर्स इतने स्मार्ट हैं कि वो उसको फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन फिर यही हुआ कि क्रेडिट स्विस को $10 बिलियन का जो है वो अपनी बुक्स को राइट ऑफ करना पड़ा संजीव गुप्ता के केस में। ठीक है, लेकिन अमेरिका में तो सर बात की जाती है अब आईएमएफ के हवाले से कि पाकिस्तान में कहां पे खर्च किया जा रहा है, हम अपने टैक्स पेयर की मनी को ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे और सब्सिडीज का खात्मा, ये सारी चीजें वहां पर भी, वो भी तो पैसा टैक्स पेयर का है जो इस तरीके से इस पुअर मैनेजमेंट और ये जो आप कह लें कि ड्यू डिलिजेंस ना होना इन सब की नजर हो रहा है, वो भी तो वहां पर उनके लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर मनी है। जी, जो इस वक्त सबसे ज्यादा कंसर्न है इन्वेस्टर्स वो इसी कहें कि कहीं कल को हमारा बैंक भी ना कोलैप्स हो जाए। और इस वक्त जो मार्केट में खबरें आ रही हैं 4 बैंक्स की अब अगली बात हो रही है। एक तो डोशे बैंक है, डोशे बैंक को पिछले 3 साल से प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है और बार्कलेस बैंक है। ये 4 बैंकों का अब जो है पूरी मार्केट में जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 बैंक जो हैं शायद ये भी कोलैप्स होने जा रहे हैं अगले 6 से 12 महीने में। अच्छा, और ये सारा जो क्राइसिस शुरू हुआ था वो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के ऊपर हुआ था, तो अब कितना बड़ा प्रेशर होगा इस पर्टिकुलर मॉनेटरी टूल को लेकर? बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि बैंक्स के पास जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच हुआ है वो बैंकों को समझ ही नहीं आ रहा किस तरह हम इसको कंट्रोल करें। क्योंकि 2021 तक फेड ने कहा था कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे और 1 मार्च को फेड ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो मार्केट्स ने उसको काफी नेगेटिवली लिया। और अभी भी मीटिंग जो होने जा रही है कल, उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और फिर जो नेक्स्ट मीटिंग 3 मई को है उसमें भी फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। क्योंकि फेड का कोई सरोकार नहीं है स्टॉक मार्केट से, उनका एक ही सरोकार है कि जी वो किस तरह इन्फ्लेशन को 2% पे लेके आए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इन्फ्लेशन 2% पर आ सकता है इतनी जल्दी। तो मेरा ख्याल है बैंक्स की इस वक्त जो बैलेंस शीट है और बैंक्स का इस वक्त जो आउटलुक है वो बड़ा एक डेंजरस है। और मेरा ख्याल है बहुत सारे तो ओवरऑल जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है इस वक्त चांद, वो इस पुअर मैनेजमेंट की और पुअर हायरिंग और ये ड्यू डिलिजेंस ना होना, इसका एक ये तो फिर वहां पर जो दूसरे बैंक्स काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, और ये चारों आपने नाम बताए, ये बड़े आइकॉनिक नाम है, तो इनके ऊपर तो रन ऑफ आ सकता है। अगर डिपॉजिटर चला गया फिर उसके बाद पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कोलैप्स होने का खतरा है। इमरान, यही बात थी कि 2008 में जब लीमन कोलैप्स हुआ तो कहने लगे जी 137 साल पुराना बैंक है और अगर फेड जो है मॉर्गन स्टैनली को नहीं बचाता तो मॉर्गन स्टैनली 2-3 दिन दूर था कि मॉर्गन स्टैनली भी कोलैप्स हो जाता और उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक और गोल्डमैन सैक्स की भी बारी आती। तो मेरे ख्याल है लीमन ब्रदर्स और बेयर स्टर्न्स के जो बुक्स थी वो इतनी ज्यादा रेड थी कि फेड को जो है
लेट गो करना पड़ा इन बैंक्स को। तो आजकल आप किसी बैंक को नहीं कह सकते कि बैंक जो है वो 150 साल पुराना या 200 साल पुराना है, उसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है कि वो सर्वाइव कर जाए। मार्केट्स बहुत ज्यादा रूथलेस हैं। ये 1933 का जमाना वापस आ गया है जब फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने बैंक बंद कर दिए थे। हाँ। सेकेंड और थर्ड डे उसका ऑफिस था, उसने अमेरिकन बैंक्स बंद कर दिए थे और ने कहा था हम आपको बताएंगे जब बैंक खुलेंगे। अच्छा, तो मेरे एक ख्याल है एक I एक would स्कूल not ऑफ be थॉट जो है surprised वो कि ये भी अमेरिका कह में रहा यही है, होता शान कि ये भी कह रहा है कि ये एक बाकायदा स्ट्रेटजी का हिस्सा है ताकि पेपर करेंसी जो है उसको ऑफसेट किया जाए, उसको हटाया जाए और डिजिटल डॉलर जो है वो आ जाए इस वक्त इस पूरे सिस्टम में। ये भी कहना है लोगों का कुछ। जी इमरान, आपने बिल्कुल, यू आर स्पॉट ऑन। ये जो सारा जो इस वक्त स्ट्रेटजी है वो यही है कि आपकी जो पेपर करेंसी है अगले मेरा ख्याल है 5 साल में नहीं, अगले 2 साल में एलिमिनेट हो जाएगी। डिजिटल डॉलर आ जाएगा, कोई पेपर डॉलर यूज नहीं होगा, जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। वो इंट्रोड्यूस हो रही है, चाइना में ऑलरेडी हो चुकी है, यूरोप में इसकी टेस्टिंग चल रही है, अमेरिका में टेस्टिंग चल रही है। वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ये सारे डिजिटल डॉलर पे काम कर रहे हैं। तो अगले 2 सालों में मेरा ख्याल है आपको सारे लोगों के पास डिजिटल डॉलर के अकाउंट नजर आएंगे, कोई पेपर करेंसी यूज नहीं होगी। तो इस पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी टू लेट दो। अच्छा, अब ये जिस तरीके से क्राइसिस बढ़ा और जो मेन समझ लें कि फाइनेंसर हैं और वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं स्विस के, क्रेडिट स्विस के, तो कहा यह जा रहा है कि सऊदी नेशनल बैंक को $1 अरब का झटका लग चुका है और ये फर्दर जो है वो क्राइसिस आगे बढ़ेगा। नहीं, मेरा ख्याल है सऊदीज ने और जो गल्फ के जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उन्होंने मना कर दिया था हम क्रेडिट स्विस को इस दफा बेल आउट नहीं करेंगे। उनको नहीं फर्क पड़ता इमरान, उसके बाद इतना पैसा आ रहा है, ऑयल जो है इसकी प्राइसेस इसी तरह ऊपर रहेंगी। अरामको ने आपने देखा उनकी जो प्रॉफिट है वो $161 बिलियन है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल ऑयल प्राइसेस इसी तरह ऊपर रहेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, $1 या $2 बिलियन से वो अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कोई सॉवरेन वेल्थ फंड जीसीसी में वेस्टर्न बैंक्स को अब बेल आउट नहीं करेगा जैसे पहले करते थे। अच्छा, और इस पूरे ये जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है ये ट्रांसलेट अमेरिकन वहाँ की जो आवाम है उनकी ज़िंदगियों पे किस तरह से होगा, उनके कारोबार पे, उनके बिजनेसेस पे। और इसका एक दो चीज़ें हमने देखी, एक तो क्रिप्टो के हवाले से जो है वो सिग्नेचर बैंक जो है था, और दूसरा आपके सिलिकॉन वैली जो है वो स्टार्टअप्स के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत उसने वो किया हुआ था। इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली मार्केट में बड़ा एक नेगेटिव सिग्नल गया है और लोग काफी परेशान हैं। जो पहले फेड बात कर रहा था कि जी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, रिसेशन बड़ा माइल्ड होगा, मेरा ख्याल है अब जो रिसेशन होगा वो 1933 से भी ज्यादा सवेयर होगा और मेरा ख्याल है इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हमने जो IQI में पहले से कह दिया है कि ग्लोबल इकोनॉमी 2026-2027 से पहले रिकवर नहीं होगी। इस वक्त 60% जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्टैगफ्लेशन में है, 25% रिसेशन में है और 10% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सॉवरेन डिफॉल्ट रिस्क की तरफ जा रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद। इस वक्त इंटरनेशनल जो इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है बैंकारी निज़ाम में, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर अपना व्यू पेश कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।